मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर महागठबंधन के सभी दल एक साथ सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अंतिम सवारी में 250 कांवरियों 51 फीट का कांवर लेकर पहुंचे बाबा की नगरी। और रक्षाबंधन को लेकर राखी के बाजारों में दिखी भीड़। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में महागठबंधन के सभी घटक दल के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर महागठबंधन के सभी दल के प्रतिरोध मार्च निकालकर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर राज्यव्यापी धरना दिया। इस प्रतिरोध मार्च में महागठबंधन के सभी घटक दल राजद, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं से लेकर विधायक, एमएलसी तक शामिल रहे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि भाजपा की हिटलर शाही के खिलाफ आज हम लोगों ने समाहरणालय के धरना स्थल से जुलूस निकालकर पूरे शहर में प्रदर्शन करेंगे। वहीं माले नेता सूरज कुमार ने कहा, भाजपा के खिलाफ जो बोलता है उसे ईडी और सीबीआई से डराया जाता है, लेकिन महागठबंधन के नेता ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। जनता ने जिस भरोसे के साथ महागठबंधन को वोट दिया है, महागठबंधन इस भरोसे को टूटने नहीं देगी और जनता के हर आवाज को सदन से लेकर सड़क तक उतारने का कार्य करेगी। किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इन मुद्दों को लेकर लगातार सड़क पर और सदन में आंदोलन करते रहे, अपनी बातों को रखते रहे। आज उन्हीं सवालों को लेकर के महागठबंधन की तरफ से पूरे बिहार में प्रतिशोध मार्च निकाला जा रहा है। महंगाई बेतहाशा है, युवा परेशान है, निराश है, हताश है। जब इस देश का युवा परेशान और निराश और हताश होगा तो देश कहाँ जा रहा है, आप समझ सकते हैं। किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। महिलाएं परेशान है, उनका किचन का पूरा बजट गड़बड़ा चुका है। जो 300 साढ़े 300 रुपये सिलेंडर मिलता था, आज वो 1150 रुपये मिल रहा है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार हो गया है। तो तमाम खाद्य की जो वस्तुएं हैं, तमाम के तमाम जो रेट हैं उसके आसमान छू रहे हैं। आपको अग्निपथ का मामला है, जिस तरह से इस देश के युवाओं को ठगा जा रहा है और एक उस नौजवान जिसकी वजह से, उन नौजवानों की वजह से, उन जवानों की वजह से देश के लोग, हम लोग चैन की नींद सोते हैं, उनके साथ भी छल किया जा रहा है। इस सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। चाहे आपको किसान का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, दलितों का मामला हो। एक विशेष समुदाय को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, एक बहाना बना करके देश में एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर पूरे देश को आग में झोंकने की साजिश हो रही है। आज हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर आज हम लोग महागठबंधन के सभी दल नेता आज जिला मुख्यालय पर मुजफ्फरपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक केंद्र में बैठी गूंगी बारी सरकार ने अपने रवैये से बाज नहीं आती, तब तक हम लोगों का इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, लूटपाट, हत्या जैसा कितने अपराध जैसी तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। ये डबल इंजन की सरकार, निकम्मी गूंगी बाहरी सरकार ने जब तक इस अपने रवैये से बाज नहीं आती, तब तक हम महागठबंधन का आंदोलन इसी तरह जारी भी रहेगा। आज का जो हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च निकाला है, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और विभिन्न तरीके के जो जन विरोधी सरकार ने दिया है, हम लोगों पर, गरीबों पर लादा है, उन सबों के खिलाफ जो जनसैलाब महागठबंधन का आप सड़कों पर देख रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनी तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। और आज का जो प्रदर्शन है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल एवं विपक्ष की सारी पार्टियों ने समर्थन दिया है और हम लोगों ने सड़कों पे उतरने का काम किया है। अगर सरकार यहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी तो हम लोग सड़कों से लेकर सदन तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इसे आगे करने का काम करेंगे। बेरोजगारी, जीएसटी, इन तमाम सवालों को लेकर आज महागठबंधन का राज्यव्यापी कार्यक्रम है। पूरे बिहार में आज कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में जो लोगों की जो संख्या जुटी है तमाम पूरे बिहार में, वो संख्या इस बात को बतलाती है कि मोदी सरकार ईडी और सीबीआई के जरिए
बिहार में महागठबंधन के नेताओं को डरा नहीं सकती है, उनकी आवाज़ को चुप नहीं करवा सकती है। महागठबंधन के लोगों ने महागठबंधन की ओर से जिला मुख्यालय समाहरणालय पर मुजफ्फरपुर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में महागठबंधन के सभी पांचों दल एकजुट होकर के सभी नेता कार्यकर्ता और सभी साथी यहाँ मौजूद हैं। और जो केंद्र सरकार की जो महंगाई, गरीब विरोधी, जन विरोधी जो सरकार है, जिस तरह से ये आटा, गेहूं और दूध पर ये गरीबों के जो पेट पर लात मारने का काम कर रही है, कफन पे इन्होंने जो टैक्स लगाने का काम किया जीएसटी, इस गरीब विरोधी सरकार को। और देख लीजिए महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, देश को ये बेच रहे हैं। अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, आज लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमको पुराना दिन लौटा दीजिए। आज आप लोग किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? महागठबंधन के तत्वाधान में समाहरणालय धरना स्थल से हम लोग जुलूस के रूप में पूरे मुख्य मार्ग होते हुए प्रदर्शन करेंगे। महंगाई के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में, मोदी सरकार के हिटलरशाही के विरोध में, जो मनमानी ढंग से विपक्ष के नेता को ईडी के द्वारा सोनिया जी, राहुल जी पर जो प्रहार कर रही है, लालू जी, तेजस्वी जी पर जो प्रहार कर रही है, जो आप महाराष्ट्र में जो निर्वाचित सरकार है उसको पैसा के धन के बदौलत सरकार बदली गई है। आज पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से प्रदर्शन है। इस देश में तानाशाही नरेंद्र मोदी ने कायम कर रखी है। सोना पर 4% टैक्स है, सोना के बिस्कुट पर 4% टैक्स और खाने के बिस्कुट पर 18% टैक्स। इस देश में बढ़ती हुई महंगाई है, गैस की कीमत आसमान छू रही है, गरीबों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है, खाने की चीज़ों पर जीएसटी लगा दी गई है और देश में जो विरोध में बोलता है उस पर ईडी और सीबीआई का केस होता है। इसलिए आज पूरे विपक्ष एक होकर के सड़कों पर उतरा है, पूरे बिहार में उतरा है। आज इतवार बंद का दिन भी है तो हमारी हजारों की भीड़ यहाँ जमा है। इस बात का सबूत है कि हम भारतीय जनता पार्टी और इस निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार। सावन की अंतिम सोमवारी को 250 कांवड़ियों ने 51 फीट का कांवड़ लेकर बाबा नगरी पहुंचे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। नमस्कार, सिटी न्यूज में तमाम दर्शकों का स्वागत है। सावन की अंतिम सोमवारी और एनएच पर ये भव्य नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बार अंतिम सोमवारी में एक अद्भुत नज़ारा नजर आ रहा है। 51 फीट के कांवड़ के साथ लगभग 250 की संख्या में कांवड़ उठाकर लोग, कांवड़िया बाबा नगरी प्रस्थान कर रहे हैं। वो क्या एक अद्भुत नज़ारा है। ये देख सकते हैं कि ये परवीन चौधरी जो प्रत्येक साल 51 किलोमीटर के कांवड़ के साथ बाबा नगरी पहुँचते, लगभग 250 की संख्या में लोग होते हैं ये कांवड़ उठाने के लिए। और ये नज़ारा, ये पूरा एनएच का नज़ारा है और कितना अद्भुत और मनमोहक लग रहा है। परवीन चौधरी भी मौजूद है। परवीन जी, ये बताइए कि कितने वर्षों से ये कांवड़ आप लेते हैं? ये कांवड़ 11वां साल चल रही है। और ये कांवड़ का स्नेह मेरे छोटे भाई कुंदन महतो हुए, हम लोग पंकज माँ के निवासी हैं। इनके सोच हुई, हम लोग को सोच हुआ कि इस ढंग से सावन महीना में दर्शाया जाए, लोगों को लगे आस्था। हम लोग आस्था के प्रति हर साल हर ढंग से कांवड़ को दर्शाते हैं। इस बार महाकालेश्वर, महाकाल का रूप दिया गया है झांकी, और बाबा देवघर का जो शिवलिंग है वो आपको ये बाबा देवघर का और मैया पार्वती का 51 फीट के कांवड़ द्वारा दर्शाया गया है। कुंदन जी, ये बताइए कि कितनी संख्या में लोग हैं? 251-250 लोग हैं इसमें। अच्छा, क्या श्रद्धा है प्रवीण जी, ये बताइए तो आखिर कितने वर्षों से कर रहे हैं? 11वां वर्ष ये होने जा रही है। देख सकते हैं कि पूरा महाकालेश्वर का वो दृश्य लेकर लोग कांवड़ 250 की संख्या में जो कांवड़िया है एक साथ उठाकर बाबा की नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये नज़ारा काफ़ी अद्भुत है और उसमें मंदिर को भी दर्शाया गया है,
महाकालेश्वर शिव भगवान के जो स्वरूप है उसको लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। ये नज़ारा आपको अपने आप में एक अद्भुत नज़र आ रहा है। ये 51 फीट का जो कांवड़ लेकर लोग 250 की संख्या में कांवड़िया जो आगे बढ़े, ये अद्भुत नज़ारा दिख रहा था। लोग बड़ी आस्था के साथ, एक शक्ति है ये है कि इतनी भारी कांवड़ को लेकर लोग बाबा नगरी पहुंच रहे थे। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। मारीपुर स्थित निजी विद्यालय परिसर में छात्रों ने स्वयं से निर्मित राखी की प्रदर्शनी लगाई। रक्षाबंधन के अवसर पर रविवार को मारीपुर स्थित डीजा वू स्कूल परिसर में स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए राखियों का प्रदर्शनी लगाए गए। प्रदर्शनी में आ रहे लोगों का छात्र छात्राओं के द्वारा अभव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं राखी प्रदर्शनी में भारतीय सेना के जवानों ने बच्चों के द्वारा बनाई गई राखियों को देखा और खरीदकर उनका उत्साह वर्धन भी किया। सैनिक राजीव कुमार ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों ने बेहतरीन राखियां बनाई हैं। वहीं स्कूल की संचालिका ने बताया कि छात्र छात्राओं के द्वारा इस तरह की एक्टिविटी से मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। इसके लिए स्कूल प्रशासन के द्वारा लगातार आयोजन किया जाता है, जिससे छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर होते हैं और राखी से मिले पैसों से मदर्स डे पर अपनी मां के लिए तोहफा खरीदते हैं। जब वो स्कूल ऑफ इनोवेशन द्वारा राखी एग्जीबिशन जो है उसका आयोजन किया गया, यहाँ पर आकर सभी लोगों का एक्चुअली मन जो है वो बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया, क्योंकि छोटे बच्चों द्वारा इतनी प्यारी प्यारी राखियाँ इन्होंने बनाई हैं। हम लोग तो हर साल अब मार्केट से लेना ही छोड़ दिए हैं और जितने भी हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं यही राखियाँ लूँगी और यही राखियों को अपने भाइयों के पास भेजूँगी और उनकी कलाइयों पर यही राखियाँ बंधेंगी। तो ये बच्चे जो हैं बहुत मेहनत करते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि जो इनके पास घर में जो चीज़ें जो वस्तुएं जो इनको मिलती हैं, जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उन्हीं से ये बनाते हैं और बना करके इतनी सुंदर इन्हें पिरोते हैं कि देखते के साथ ही मन बहुत खुश हो जाता है। क्या उद्देश्य है इस तरह का कार्यक्रम स्कूल में आयोजन करना? एक तो उद्देश्य ये है कि आर्ट और क्राफ्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज कर रहे हैं। पढ़ाइयाँ तो ज़रूरी हैं ही, बट आर्ट को भी हमें करना है, आगे लेकर जाना है। और जो हमारा कल्चर है, बच्चों को हम बहुत अच्छा बधाई देना चाहते हैं और अच्छा मेहनत करें और इसके लिए हाँ, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ अदा। रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग मनाते ही इसीलिए हैं कि ये भाई बहन की रक्षा करें, उस मैसेज को देता है। तो इस बार का जो हमारा थीम है कि हम जो देश के सीमा पर जो हमारे जवान पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो क्यों ना हम लोग इस बार की अपनी रक्षाबंधन को उनके लिए समर्पित करें। इसी भाव से हमारे सारे बच्चों ने अपने हाथों से राखियाँ बनाई हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी जवान हैं जो सीमा पर कार्यरत थे, अभी यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोग आज आए हैं और ये बच्चों की राखियाँ खरीदे हैं। बच्चों में जैसा कि मैम ने बताया कि क्राफ्ट स्किल्स तो इम्प्रूव हुआ ही है, साथ साथ ये लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट और मैनेजरियल स्किल भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल भी सीख रहे हैं। हर एक पहलू को वो समझ रहे हैं, प्राइसिंग, पैकेजिंग, उसको कितने अच्छे से देना है। जैसे कि कुछ काउंटर पे अगर आप जाएंगे तो बच्चे राखी के साथ रोड़ी चंदन भी पैक करके रखे हुए हैं, वो भी उसमें दे रहे हैं। कुछ बच्चे आपको डिस्काउंट कर देंगे कि इतना में डिस्काउंट करें, कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं इसमें बहुत मेहनत है, इसमें डिस्काउंट नहीं। तो वो आपको खुद एनालाइज करना है और बच्चे आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं। मानसून के स्थिर होने के बाद जिले में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं। जिले में मौसम के मिजाज में लगातार परिवर्तन हो रहा है। करीब 2 सप्ताह तक मानसून की सक्रियता के बाद अब फिर से मौसम शुष्क हो गया है। तापमान में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप उमस वाली गर्मी बढ़ने लगी है। हालांकि रविवार की सुबह आसमान बादलों से ढका रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। जारी पूर्वानुमान में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहा है, वहीं दिन का अधिकांश समय आसमान बादलों से ढका रहा, साथ ही बीच बीच में धूप भी निकली। आर्द्रता अधिक होने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। वहीं आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक मानसून की सक्रियता कम रहने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की बूंदाबंदी या
वर्षा हो सकती है। आमतौर पर मौसम शुष्क रह सकता है। बहुत ही भयावह हो गई है, जिसके कारण पूरा त्रस्त हो गया। मौसम दो सप्ताह से जो बीत रही है, 2 सप्ताह पिछले सप्ताह जो बारिश हुई थी और उसके बाद जो धूप इतना पर्याप्त मात्रा में हो गया कि सुबह में थोड़ा ठंडक रहता है, धूप में दोपहर में धूप इतना हो जाता है कि रोज त्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण लोग व्यस्त कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रात में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली भी इसी में कटौती हो रही है रात में। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए टेंट सिटी में कांवड़ियों की भीड़ दिखी। पहलेजा से बाबा गरीबनाथ धाम कांवड़ यात्रा के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा RDS कॉलेज में बनाए गए टेंट सिटी कांवड़ियों के लिए एक बेहतरीन ठहराव स्थल बना हुआ है। टेंट सिटी में 300 बेड लगाए गए हैं। दिन हो या रात, टेंट सिटी कांवड़ियों से खचाखच भरा होता है। इसके अलावा ज्यादा भीड़ होने पर इसके बाहर एवं अंदर बने प्रांगण में बिछे कारपेट पर हजारों कांवड़िया आराम कर सकते हैं। इस टेंट सिटी में बिजली की व्यवस्था, पंखा, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, आईना, 50 शौचालय, स्नान गृह, पेयजल, सुरक्षा और कचरा निस्तारण की बेहतरीन व्यवस्था है। टेंट सिटी में स्वास्थ्य शिविर और अस्थायी सहायक थाना भी बना हुआ है। इसके द्वार पर सहायता केंद्र बना गया है, जिसमें कोई भी संबंधित सुविधाओं की जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा टेंट सिटी में अटैच बाथरूम के साथ एक VIP रूम की भी व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर टेंट में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। टेंट सिटी में रुके कांवड़ियों ने बताया कि पहलेजा से मुजफ्फरपुर तक के रास्ते में टेंट सिटी जैसी व्यवस्था और कहीं देखने को नहीं मिली है। यहाँ की व्यवस्था से उन्हें प्रसन्नता जताते हुए कहा कि बिहार टूरिज्म की यह एक अच्छी पहल है। यहाँ सुरक्षित तरीके से आराम करने के बाद देर रात वह लोग बाबा गरीबनाथ को जल अर्पण करेंगे। 500 चढ़ा देते नहीं, अपना मन से चढ़ाते हैं, दिल खुश करते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं। आगे भी चढ़ाएंगे। 95 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। कष्ट भी हुआ है? कष्ट हुआ है, गोड़ में पैर में छाला हो गया है, धूप ज्यादा था। यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? ठीक है, व्यवस्था ठीक है, सब चीज ठीक है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पहलेजा घाट से, दादर पुलिस लाइन चौक से। कुंजा देवी। कितना आस्था है बाबा गरीबनाथ? बहुत आस्था है हम लोग का। टेंट सिटी का व्यवस्था अच्छा है, बाथरूम वगैरह है, नहाने वहाने का भी व्यवस्था है और सोने का तो पर्याप्त व्यवस्था है, ये है पंखा वगैरह सब लगा हुआ है। पहलेजा से जल लेके आए हैं, रास्ते में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी तो बहुत है, क्योंकि अब साधना ही जब है पैदल चलना है। पहले पुराने ज़माने में था कि कच्ची सड़क था तो लोग पैदल चलता था, तो साधना वही है, लेकिन सड़क बदल गया, अब कच्ची नहीं अब पक्की सड़क हो गई, तो तकलीफ ज़्यादा होती है, लेकिन बाद बाकी सब ठीक है। सरकार की तरफ से जगह जगह कैंप लगाए गए? हाँ, कैंप वगैरह सरकार की तरफ से लगाया गया है। गर्मी भी इस बार कुछ ज़्यादा थी। हाँ, तो उसका कितना असर पड़ा? गर्मी का असर क्या है, कल रात को तो बारिश होबे किया है, मौसम अच्छा था, कल रात को सब लोग चला है बढ़िया से। चौथी सोमवारी की गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को कांवड़ियों का विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। सावन माह की चौथी सोमवारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और भीषण गर्मी और तपिश के बीच कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसको लेकर स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इस बार सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने 7 केंद्रों का जायजा लिया और केंद्रों पर कार्य कर रहे प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि सोमवार को भीड़ भले ही कम है, लेकिन इसके बावजूद देर रात में भीड़ बढ़ने की संभावना है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी बेहतर कार्य करें, दवाओं की कोई कमी न हो और सफोकेशन की संभावना को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया है और इसको लेकर ORS का पैकेज रखा गया। हमारे पास तैयारी बिल्कुल सही है, सभी स्टाफ, चिकित्सा पदाधिकारी स्टाफ, सभी दवाएं उपलब्ध हैं हर एक जगह पर। केवल एक ही कमी है, वो आज भीड़ कम मिल रही है कांवड़ियों की, जिनके लिए हम तैयारी किए हुए हैं, उनकी संख्या अन्य दिनों के तुलना में आज कुछ कम नज़र आ रही है। वैसे उम्मीद है कि रात तक डाक बम वालों की संख्या बढ़ेगी। गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा कांवड़िया जो है चलकर घायल भी हुए हैं। बहुत कम, वैसा कुछ नहीं हुआ है। बहुत जो हुए हैं पैर उन लोगों का छिल गया है, वो मेरे पास प्रबंध है, सब लोगों का प्रबंध किया गया है,
बहुत ज़्यादा की संख्या में नहीं है, लेकिन गर्मी के चलते कुछ लोगों का पैर छिला है। इसके लिए ORS का हमारे यहाँ पर बंद है। जो लोग चाह रहे हैं उन लोगों को ORS हम लोग पिलवा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कुछ भी हो लेकिन पानी अधिक मात्रा में ORS के साथ लेते जाएं, ताकि शरीर से जो पसीना निकल रहा है उसके चलते आपका लवण की कमी नहीं शरीर में होने। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को
फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सावन की अंतिम सोमवारी को भी मारवाड़ी युवा मंच द्वारा कांवरिया शिविर लगाई गई। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की जिला शाखा के कांवरिया सेवा शिविर का समापन भक्ति गीतों और भजनों के साथ चौथी सोमवारी को मलंग स्थान रामदयालु नगर में हुआ। भजन संध्या का आयोजन विष्णु शर्मा की टीम के द्वारा किया गया। हर साल की भांति इस साल भी सावन की दूसरी, तीसरी व चौथी सोमवारी में बाबा गरीबनाथ के दरबार में आने वाले भक्तों की सेवा के लिए मारवाड़ी युवा मंच रामदयालु नगर स्थित बाल बाबू की पोखरी पर निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर में शाखा अध्यक्ष कृष्णा ड्रोलिया, सचिव रोहित पोद्दार, कार्यक्रम संरक्षण पवन डंडारिया, कार्यक्रम संयोजक सूरज जालान, कैलाशनाथ भरतिया सहित मंच के तमाम सदस्यों ने कांवरियों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मारवाड़ी युवा मंच के संरक्षक पवन ढंडारिया ने बताया कि शिविर में कांवरियों के लिए भोजन, गर्म पानी से स्नान, शौचालय की व्यवस्था, महेश्वरी युवा एवं महिला संगठन द्वारा चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया है। चला रहा है और 2 साल पहले कोरोना हो गया था, तो 2 साल कोरोना में नहीं लगा था शिविर, क्योंकि सरकार की तरफ से आदेश नहीं था लगाने का, इसलिए 2 साल पहले नहीं लगा और उसके बाद अभी लगा है। हमारे यहाँ हर तरह की व्यवस्था है,
गर्म पानी की व्यवस्था है, नींबू शिकंजी की व्यवस्था है, सत्तू की व्यवस्था है, दवा की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है और शुद्ध शाकाहारी भोजन वो हमारे यहाँ व्यवस्था है। दूसरा, हमारे रात्रि डाक सेवा की व्यवस्था की जाती है, जो कि यहाँ पर डाक सेवा होती है। वहाँ हम लोग डाक सेवा में सेव और मुरब्बा खिलाते हैं बम को। आज इसका समापन है। विष्णुकांत शर्मा द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन होगा और उसके बाद 5 बजे समापन समारोह हो जाएगा। रक्षाबंधन में महज कुछ दिन शेष बच गए हैं। राखी के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ दिखने लगी है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ गया है। बाजार में राखी और उपहारों की दुकानें सजने लगी है। इसके साथ खरीदारों की चहल पहल भी बढ़ गई है। जिले के गरीब स्थान रोड पर राखियों की दर्जनों थोक दुकानें सज चुकी है। आकर्षक डिजाइनों में तरह तरह की राखियां ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। छोटे बच्चों की नन्ही कलाइयों पर इस बार बाल हनुमान, छोटा भीम, नटखट कान्हा के साथ डोरेमोन भी नजर आएंगे। वहीं दुकानों में कार्टून कैरेक्टर की राखियों को भी खूब पसंद किया जा रहा है। पुरुषों के लिए लुम्बी स्टाइल, ब्रेसलेट और फैंसी राखियों का अधिक डिमांड है। राखियों की कीमत 20 से लेकर 300 रुपए तक है। इसकी आकर्षक पैकिंग की गई है। दुकानदारों ने देसी राखी को प्राथमिकता देते हुए दुकानें सजाई हैं। ग्राहकों का कहना है कि बाजार में इस बार फैंसी राखियां भी बड़ी रेंज में मौजूद हैं। बहनें बड़े शौक से अपनी पसंद की राखी खरीदने में जुटी हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से रक्षाबंधन के वक्त कोरोना संक्रमण के चलते राखियों का कारोबार प्रभावित हुआ था। इस बार कोरोना का प्रकोप कम है और बाजार इससे उत्साहित नजर आ रहा है। दुकानों को और कारोबार की उम्मीद है। गरीब स्थान मंदिर रोड में राखी विक्रेता रोशन कुमार बताते हैं कि कोलकाता से स्वदेशी राखियों की बिक्री के लिए मंगाई गई है। सबसे ज्यादा नग और क्रिस्टल वाली राखियां खरीदी जा रही हैं। रेशम राखी 20 से 30, नग वाली राखी 40 से 200 रुपए तक, मोती वाली राखी 30 से 100 रुपए तक, क्रिस्टल और चांदी के पानी चढ़ी राखियां 150 से 300 रुपए तक बिक्री है। हालांकि उपहार वाली राखियों के दाम अधिक हैं। महंगाई का असर रक्षाबंधन त्योहार पर दिखाई दे रहा है। राखियों के दाम पहले की अपेक्षा में 10 से 15% अधिक हैं। वहीं रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं से लेकर बच्चों में खास उत्साह देखने को मिला। वाला लिए हैं। कैसे मनाते रक्षाबंधन में, क्या करती हो, कितना उत्साह है राखी को लेकर? बहुत ज़्यादा रहता है। भाई बहन का सब एक ही अच्छा पर्व है जो साथ में भाई बहन रहते हैं। दूर रहकर भी पास हो जाते लोग। इधर हो। किस तरह का राखी लिए? एक कच्चे धागे का और स्टोन वाला लिए हैं। अच्छा, महंगाई दिख रही है? हाँ, महंगाई तो है। अब क्या करें, अब थोड़ा हर चीज़ पे ही GST लागू है तो राखी सब पे भी लगा दिए हैं लोग। कोरोना काल ख़त्म हुआ, हम लोग को मौका मिला अच्छे से दुकान लगा के शॉप पे बेचने का मौका मिला। और अच्छा आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा भीड़ भी चल रहा है शॉप पे और अच्छा खासा बिक्री भी हो रहा है। इस बार राखी में क्या है? राखी में तो बहुत सारा डिजाइन नया लाए थे और अभी बिक भी रहा है शॉप पे। महंगाई का मार दिख रहा है क्या? ये महंगाई तो थोड़ा सा बढ़ा ही है हर एक चीज़ पर। ज़्यादातर कैसे राखी? ज़्यादातर तो अभी स्टोन पैटर्न चल रहा है, ज़्यादातर डोरी में स्टोन पैटर्न। कितने से कितने तक का राखी मार्केट? मेरे शॉप पे तो स्टार्ट है आपको 50 पैसा से। 50 से जी, कितने तक? 50 पैसा से लेके 150 रुपया तक के है जी। ज़्यादातर कितने का राखी का डिमांड? ज़्यादा तक तो 10 रुपया, 15 रुपया ये सब रेंज का ज़्यादा बिकता है। ग्राहकों की भीड़ जुट रही है, समय कम बचा है, ग्राहक आ रहे हैं? जी जी, ग्राहक तो अच्छे खासा आ रहे हैं। फूल वाला। फूल वाला खरीद रही हो? कितना राखी खरीदी हो? अभी 2 राखी किनेंगे। किसके लिए लिए हो? अभी भैया के लिए, प्लीज भैया के लिए। पक्की हो? हाँ। रक्षाबंधन के मतलब पता है? खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 3 दिनों से बैठी पंच सरपंच के अनशन में शामिल हुए नगर विधायक और कांटी विधायक। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत सूबे की ग्राम कचहरी एवं इनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरपंच, उपसरपंच एवं पंच परमेश्वर को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु 11 सूत्री मांगों के समर्थन में पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के साथ 11 पंच सरपंच मुख्यालय स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनके समर्थन में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, कांटी विधायक इजराइल मंसूरी ने अनशन स्थल पर आकर सरकार के सौतेलेपन रवैये की कड़ी निंदा की।
रीमा भारती ने कहा कि पंच सरपंच जो दूसरे के लिए न्याय की बात करते हैं, वो आज खुद अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने चुनाव के समय हम लोगों से जो वादा किया था उससे वो मुकर गई है। हम लोगों को इतना कम मानदेय मिलता है कि उससे सिर्फ चाय और बिस्किट ही खा सकते हैं। वहीं दिनेश ठाकुर ने कहा कि आज अनशन का तीसरा दिन है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी बात करने के लिए नहीं आया है। केवल स्वास्थ्य जांच करने के लिए कुछ मेडिकल स्टाफ आए हुए थे। आज 3 दिनों से हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए अनशन पर। अभी तक ये सरकार हमारी ये दोहरी सरकार नीति वाले जो लोग हैं अभी तक कोई पूछताछ नहीं करने आए। हम लोग का समस्या बिगड़ता जा रहा है और सरकार से ज़रूर हम अनुरोध करते हैं कि आकर हम लोग का समस्या का सुलझाएं, और नहीं तो हम लोग यहीं पर आत्मसमर्पण करके हम लोग यहीं अपने प्राण का आहुति देकर ही हम लोग दम तोड़ देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग का सरकार का जो बात करने नहीं आया आप लोगों से? कोई नहीं मेरे साथ बात करने आया अभी तक। एक मेरे डॉक्टर आए थे शायद सदर से, उन लोगों का बीपी सब लोगों का चेक करके गए, उसके बाद मुझे कोई अधिकारी नहीं आए। हम लोग जब मैंने चुनाव से पहले सरकार जो घोषणा किए हुए थे कि बहुत सारे मतलब दिया जाएगा योजनाएं वगैरह, ठीक है ना, लेकिन आज तक कोई साल लगने वाला है, कोई योजना नहीं आया। और 500 रुपया जो मिलेगा उससे घर परिवार कैसे चलेगा बताइए। कहने का मतलब जब हम एक दुकान में जाएंगे नाश्ता करने के लिए भी 16.5 रुपया में क्या होगा। बिस्किट खा के हम दिन भर रहेंगे, बिस्किट चाय लगभग हो सकता है, लेकिन उससे पूरा चल सकता है पूरे दिन का। आप लोग का मांग है कि मानदेय बढ़ाया जाए? बिल्कुल मानदेय बढ़ाया जाए, जो भी आप घोषणा किए हैं चुनाव से पहले उसको लागू किया जाए। और सौतेला व्यवहार जो हम लोग के साथ में किया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना वोट से हम जीत करके आते हैं उतना ही वोट से मुखिया जी भी जीत कर आते हैं। और मुखिया जी को जो मान सम्मान मिलता है समाज में वो हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पास कोई फंड नहीं है। हम लोग आज 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं 11 सूत्री मांग को लेकर के। 5 अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन हुआ था। पूरे बिहार में सारे न्याय करने वाले सरपंच लोग खुद न्याय मांग रहे हैं। सरकार ने जो चुनाव पूर्व घोषणा किए थे कि सरपंच लोगों का मानदेय बढ़ेगा, निगरानी का अधिकार मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम पंच सरपंच 11 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पहला मांग है कि 2021 के पहले से जो पंच सरपंच का मासिक भत्ता है वो अविलंब उन लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा का मांग है कि सर्व संपन्न ग्राम कचहरी को ग्राम कचहरी को बनाने के लिए ग्राम कचहरी में कहीं सचिव है। वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में कार्य प्रमुख भगवान सहाय की अध्यक्षता में बैठक की गई। सूतापट्टी स्थित वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में रविवार को अखिल भारतीय नगरीय कार्य प्रमुख भगवान सहाय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए नगरीय कार्य प्रमुख ने कहा कि वनवासियों के जीवन बसर में विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने के साथ धर्म, संस्कृति, परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक समाज का निर्माण करना है। में वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय कार्यालय में हमारे अखिल भारतीय नगरीय कार्य प्रमुख श्री भगवान सहाय जी का आगमन हुआ है और ये हम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार इनका प्रवास कई जिलों में हुआ है। आज मुजफ्फरपुर में इनका कार्यक्रम है। मूल रूप से वनवासी कल्याण आश्रम में लोगों का यह प्रश्न होता है कि वनवासी तो सुदूर वैसे क्षेत्र में है जहाँ आदिवासी क्षेत्र जिसको कहा जाता है वनवासी क्षेत्र कहा जाता है, तो शहरी क्षेत्र में इसका क्या कार्य होता है। तो नगरीय कार्य क्षेत्र में हम लोग साधन के रूप में अपना कार्य करते हैं और हम लोग उनके चिंता करते हैं और यहाँ से उसकी व्यवस्था करके हम वनवासी क्षेत्रों में भेजते हैं और वनवासियों के लिए हम लोग कार्य करते हैं ताकि उनका जनजीवन सामान्य हो सके, मुख्य धारा से जुड़ सके। और वनवासी का इतिहास आज का नहीं रहा है, बहुत पुराना रहा है। जैसा कि अभी भगवान सहाय जी ने कहा कि वनवासियों ने आज़ादी से लेकर के और आज़ादी से पूर्व भी धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान देने का काम किया
था और उनका योगदान काफ़ी बढ़ चढ़ के रहा है, लेकिन इतिहास में उनका उल्लेख नहीं है, इतिहास में उसका जिक्र नहीं किया गया। इसलिए आज भी वो गुमनामी के क्षेत्र में गुमनामी के जीवन जी रहे हैं। और जब सुदूर वनवासी क्षेत्र में आप जाएंगे तो पाएंगे कि डॉक्टर, दवा और इन सारे चीज़ों, मूलभूत जो इंसान को जीने की सुविधाएं होती है वो भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए इन सारे चीज़ों को कैसे हम लोग उनका जीवन सामान्य कर सके, इस क्षेत्र में लगातार वनवासी कल्याण आश्रम कार्य कर रहा है। पूरे अखिल भारतीय स्तर पे हम कार्य कर रहे हैं। 22,000 गाँव में हमारा कार्य क्षेत्र अभी चल रहा है। 22,000 गाँव में हमारा 14 आयाम है वनवासी कल्याण के आश्रम का, वो कार्य कर रही है। और हमारे साथ बैठे हुए निराला निकेतन परिसर में महावाणी स्मरण द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महावाणी स्मरण के तत्वाधान में महाकवि आचार्य श्री जानकी वल्लभ शास्त्री को याद करते हुए रविवार को निराला निकेतन में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। महावाणी स्मरण संजय निराला पंकज के सौजन्य और प्रेरणा से 2011 से लगातार आवाज गति से निरंतर ये चल रहा है। इसमें शहर और शहर से बाहर के साहित्यकार जुटते हैं। डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने कहा कि आज रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि भी है। रविंद्रनाथ टैगोर का जानकी वल्लभ शास्त्री से अभिन्न सरोकार था। टैगोर जी पर शास्त्री जी ने बहुत कुछ लिखा भी था, उनकी रचनाओं पर समीक्षाएं भी की हैं। इसलिए आज हम लोग उनको भी नमन करते हैं। निराला निकेतन साहित्यकारों का एक तीर्थ स्थल है और हम लोग ऐसे तीर्थ स्थल पर आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आज महावाणी स्मरण के तत्वावधान में महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी को याद करते हुए एक कवि सम्मेलन का आयोजन है। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि भी है और टैगोर जी से आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का अभिन्न सरोकार था। टैगोर जी पर आचार्य श्री ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ कहा है, उनकी रचनाओं पर समीक्षाएं भी की हैं। तो आज हम टैगोर जी को भी याद करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के महावाणी स्मरण में आए हुए आगंतुक कवियों का हम स्वागत भी करते हैं। यह महावाणी स्मरण डॉक्टर संजय पंकज जी के सौजन्य से और प्रेरणा से 2011 में से चल रहा है और अबाध गति से निरंतर यह कार्यक्रम चल रहा है। कभी किसी महीने में यह प्रोग्राम, यह कार्यक्रम मतलब नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ है। और ये सबसे बड़ा इसमें योगदान शहर के और शहर से बाहर के साहित्यकारों का है, जिनकी श्रद्धा आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के प्रति है। हमारा नाम डॉक्टर विजय शंकर मिश्र हुआ। इस कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए हम भी उपस्थित होते रहते हैं और हम समझते हैं कि यह कार्यक्रम केवल कवि गोष्ठी नहीं है, आचार्य श्री को स्मरण करके ऊर्जावान होने का भी दिन है। हम लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। निराला निकेतन एक साहित्यिक तीर्थस्थल है। इस तीर्थस्थल में जब हम आते हैं तो हमें लगता है एक नई प्राण शक्ति मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है। हम यहाँ से संस्कारित होकर के, ऊर्जावान होकर के यहाँ से जाते हैं। फिर अगले महीने की 7 तारीख को फिर यहाँ पहुँचते हैं। निराला निकेतन एक विलक्षण स्थान है। यह केवल जगह का नाम नहीं है, यह साहित्यिक तीर्थस्थल है। और साहित्यिक तीर्थस्थल के रूप में साहित्य में आचार्य श्री ने जो काम किया है और जो योगदान किया है, हम उसको भी स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और गोबरसही वृंदावन कॉलोनी के निवासी ऐश्वर्या रंजन बीपीएससी की परीक्षा में 363 रैंक लाने पर जश्न मनाया। 67 बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा में मुजफ्फरपुर की गोबरसही के वृंदावन कॉलोनी निवासी वैद्यनाथ राम के पुत्र ऐश्वर्या रंजन ने 363 रैंक लाने के बाद से पूरे घर में हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। ऐश्वर्या की बहन का कहना है कि भैया ने राखी का तोहफा राखी से पहले ही दे दिया। वहीं मां बबीता कुमारी का कहना है कि उनकी मेहनत और ऐश्वर्या की परिश्रम आज सफल हुई है। पिता बैजनाथ राम का कहना है कि ऐश्वर्या शुरू से ही मेधावी रहा है और उसे उसकी मेहनत का परिणाम बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद मिल गई है। वहीं ऐश्वर्या का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी करके साथ ही 14 से 15 घंटे की तैयारी की थी,
जिसका परिणाम बीपीएससी की परीक्षा के साथ उन्हें मिल गया है। मैंने प्रीलिम्स के लिए सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान दिया, रेगुलर प्रैक्टिस किया, जो भी मटेरियल था रिवीजन किया। फिर मेंस के लिए जो भी था उसको सिलेबस को पहले देखा, सिलेबस को देखने के बाद उसको पैटर्न को समझा, प्रीवियस क्वेश्चन देखा वो पैटर्न क्या है, फिर कुछ कोचिंग के मटेरियल देखा, सब कुछ देखा। तो उसके बाद पता चला है कि हाँ, जो अगर रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए उसको, और उसमें मैंने लगा रहा लगातार, और उसका मैं आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया। जो भी किया था फॉर्मेटिंग करता था क्वेश्चन को, और कुछ उसको टेस्ट सेल्फ एवल्यूशन करता था, टेस्ट जो भी टेस्ट देता था तो सेल्फ एवल्यूशन करता था। तो उसके लगता था कि ना मैं क्या गलती की क्या नहीं की। फिर कुछ कोचिंग सेंटर को मैं टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन किया, और वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद ऑनलाइन ही मैंने आंसर शीट भेजा, वहाँ से अपना एवल्यूशन भी करवाया, और उसके बाद जो कमियाँ थी उस पर वर्कआउट भी किया। कितने साल मेहनत करना पड़ा? लगभग 6 साल मुझे मेहनत करना पड़ गया। कितने घंटे तैयारी करते? लगभग 12 से 14 से घंटा हर मैं तैयारी करता था। सफलता का श्रेय मम्मी को देता हूँ, और जो हर दिन मेरे ऊपर मतलब पूरे तरह से जिम्मेदारी कोऑपरेट करती थी, हर जिम्मेदारी निभाती थी। जो भी है देखती थी क्या पढ़ रहा है, अगर नहीं पढ़ता था तो प्रेशर भी देती थी। डिसिप्लिन मेंटेन मेरे साथ रात तक पढ़ती थी, सुबह भी उठ जाती थी। तो हर समय एक तरह से पूरे कोऑपरेशन रहता था, सपोर्ट पूरा रहता था। क्या बहुत खुशी है, हम लोगों का मेहनत रंग लाया, और बराबर प्रेशर में रखते थे पढ़ाई के लिए, हमेशा प्रेशर में रखते थे। थोड़ा भी इधर उधर करता था पूरा प्रेशराइज करते थे, फिर लाइन पर आ जाता था। बहुत कठिन समय गुजरना पड़ा। आप खुद ITI के फील्ड में थे, तो बेटे को उस फील्ड में क्यों मिले, या कभी नहीं? कभी उस क्षेत्र में ले जाने का कभी मेरा नहीं रहा। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरा बेटा कामयाब हो गया, बन गया कुछ, तो अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 6 साल इन्हीं में ही बचपन से देवी है, जब से पढ़ने लगा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बहुत खुशी है, बहुत खुशी माहौल है अभी घर में। आपकी मेहनत बहुत साथ रही है। जी जी, सपना साकार हुआ हम लोग का। बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार था, तो आज सपना सबका साकार हो गया, सब बहुत खुश हैं। आप भी तैयारी कर रही हैं? जी। तो आपके घर में तो सफल व्यक्ति हैं, आपसे ही ले सकते हैं। हाँ, प्रेरणा भैया हुआ, मामा हुआ, सब कोई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।